हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो गाइस, मैं आपको इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। अब गाइस पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कंडक्टेंस। वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस को। ओके गाइस, वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस को, इसको देखते हैं गाइस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके गाइस, अब पहले हमें यह समझना होगा कि मेटेलिक कंडक्टेंस होता क्या है। जो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उसी को हम मेटेलिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। गाइस, मैं एक बार और बोल रहा हूं, जो मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, जो मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उसी कंडक्टेंस को हम मेटेलिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मेटेलिक कंडक्टेंस गाइस जाहिर सी बात है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं मेटल्स। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है। किसी भी मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है गाइस, वो देखते हैं। द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ये। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, कि उसके कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मूवमेंट होगा गाइस, और उतना ही ज्यादा हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस होगा। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम ये बोल सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटेलिक कंडक्टेंस घटेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो मेटेलिक कंडक्टेंस बढ़ेगा गाइस। ओके, जैसे कि आपको पता है कंडक्टेंस दो होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टेंस और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस हमने पढ़ लिया गाइस, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले गाइज हमें समझना होगा कि हम इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट डिसोशिएट्स इन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस आयंस एंड हैंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन डिसॉल्व्ड और मोल्टन स्टेट। गाइज, इलेक्ट्रोलाइट हम सिंपली उसे बोलते हैं कि हमने मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस लिया, उसको हमने एक्वस मीडियम में डाला, अगर वो डिसोशिएट कर रही है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। ओके गाइज, अगर वो आयंस में डिसोशिएट कर जाती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ गाइस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सा फंडा है कि आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए, आप उसको एक्वस मीडियम में डाल दीजिए, अगर वो सब्सटेंस आयंस में डिसोशिएट कर जाता है इसका मतलब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है। अब दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमनली कौन से होते हैं, जैसे कि HCl, NaOH, KCl। और वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH, NH4OH। ओके गाइस, आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टेंस। द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गाइस, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब जो कंडक्टेंस होगा ना आयंस की वजह से सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जो आयंस की वजह से कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन में, उस कंडक्टेंस को बोलेंगे हम गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टेंस। जैसे कि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ना
पहले हमने पढ़ा था मेटालिक कंडक्टेंस, अब पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा। और इलेक्ट्रोलाइट गाइस क्या होती है, जो आयंस में डिसोशिएट कर जाए एक्वस मीडियम में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगा वो आयंस की वजह से आएगा, तभी लिखा हुआ है यहाँ पे द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। जो आयंस की वजह से कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन में, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ओके, अब बात करते हैं इनकी। ये जो आगे लिखे हुए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को। पहला पढ़ते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। लेसर द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, ग्रेटर विल बी द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस एंड हायर विल बी द कंडक्टेंस। गाइस सिंपल सा फंडा है, जितना कम सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा वो उतनी ही आसानी से ब्रेक कर जाएगा। ओके, जितना वीक होगा सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड है, वो जितना बॉन्ड बोल लो, इंटरेक्शन बोल लो, वो जितना कम होगा वो उतनी ही आसानी से ब्रेक कर जाएगा। और जितनी आसानी से वो ब्रेक कर जाएगा, फिर आयंस की मूवमेंट को फ्रीडम मिल जाएगी। वो आयंस की मूवमेंट को जब फ्रीडम मिल जाएगी तो वो ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे और उससे हमारा जो होगा कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा मूवमेंट होगा आयंस का और उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। अब बात करते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयंस। व्हाट इज सॉल्वेशन ऑफ आयंस? लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन एंड लोअर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। गाइज, जितना ज्यादा सॉलिड और सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, अब सॉल्वेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या है गाइज, कि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो एक्वस मीडियम में आयंस में डिसोशिएट कर जाए। अब जब वो आयंस में डिसोशिएट कर गया एक्वस मीडियम के अंदर, और हमारे ज्यादातर एक्वस मीडियम जो होता है वो वाटर होता है, तब यहाँ पे सॉल्वेशन ऑफ आयंस का यूज किया गया है। तो यहाँ पर एक सॉलिड और सॉल्वेंट इंटरेक्शन आ जाएगी। जितनी लार्जर सॉलिड और सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी ना गाइज, उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन होगा, उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा और उतनी ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर सॉलिड और सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो जितनी ज्यादा होगी तो वो उतनी आसानी से टूटेगी नहीं। जब वो आसानी से टूटेगी नहीं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो गाइज हमारी कमी हो जाएगी ना। ओके गाइज, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। जो हमारा सॉल्वेंट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है और उसकी विस्कोसिटी पे। लार्जर द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, लार्जर विल बी द विस्कोसिटी and more will be the resistance offered by the solvent to flow of ions and hence lesser will be the electrical conductance. Guys, अब आप खुद सोचिए, जितना ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी गाइज उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो फ्लो ऑफ आयंस में उतना ही रुकावट लाएगा, और जब फ्लो ऑफ आयंस हमारे कम होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी गाइज हमारा कम हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मैं एक बार और समझा देता हूँ गाइस। ये जो हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट और एंड इट्स विस्कोसिटी का मतलब क्या है, जितना ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा ना गाइस, जितना ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी होगी, और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी हो जाएगी गाइस उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो फ्लो ऑफ आयंस होने नहीं देगा। जब फ्लो ऑफ आयंस होने नहीं देगा तो क्या होगा गाइज, तो उसके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये बात समझ में आई हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन राइसेस, सॉल्यूट solvent and solvent interaction decreases which results in the increase of electrolytic conductance. गाइस, मैं यहाँ पे बस आप इतना माइंड में रख लीजिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगी। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई। क्यों ऐसा होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, और जब वो ब्रेक कर जाएगा तो आयंस फ्री टू मूव हो जाएंगे, और जब फ्री टू मूव हो जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा गाइस। ओके, अब आगे चलते हैं गाइस। जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, वो ईमेल आईडी है
classes7@gmail.com। आपके जो भी डाउट्स आप मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर अब एक हम पढ़ेंगे डिफरेंस मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में। अभी हमने मेटेलिक कंडक्टेंस भी पढ़ा और वो कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करता है वो भी पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी पढ़ा, कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं गाइज हमने वो दोनों पढ़ा। अब इनके बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। मेटेलिक कंडक्टेंस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। जो मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर जो हमारी मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की वो रिस्पॉन्सिबल होती है कंडक्शन के लिए। ओके गाइज, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। मूवमेंट ऑफ आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो हमारी आयंस की मूवमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल होती है कंडक्शन के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कंडक्शन के लिए। ओके गाइज, मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर कंडक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मूवमेंट ऑफ आयंस रिस्पॉन्सिबल होती है कंडक्शन के लिए। ओके, डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर मैटर का ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मैटर मूव्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस। यहाँ पर मैटर ट्रांसफर होता है बट किसकी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में मूव करके। ओके गाइज, आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज डिक्रीज विद इन टेम्परेचर as kernels start vibrating which produce hindrance in the flow of electrons। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप बस माइंड में इतना रखिए, मेटेलिक कंडक्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो गाइस, ये तीन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आई होप आपको ये तीनों डिफरेंस समझ में आए हों, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, ये मेरा आपसे वादा है, और आप मुझसे अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गाइस, बाय।